डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम +2 का चैप्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन, और आज उसका 7th लेक्चर है। बेटा, 6th लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, फिर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को सॉलिड की लिक्विड में। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसमें भी हमने वही कुछ पढ़ना है बेटा। पहले तो सॉल्युबिलिटी है क्या गैसेस की, और फिर हमने पढ़ने हैं कि उनके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो पहले सॉल्युबिलिटी देखते हैं बेटा क्या है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, हम गैस की बात करें, अब ध्यान रखना इस बात को, सॉलिड से मिक्स नहीं करना इसको। इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बेटा वॉल्यूम, वहां पे हमने मास ऑफ द सॉलिड लिया था, यहां पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। देखो, अगर लिक्विड की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे बेटा तो ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। हमने सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम भी फिक्स चाहिए लिक्विड का, ठीक है, और उसमें हमने कोई पर्टिकुलर गैस कितनी डिसॉल्व होती है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा जब डिसॉल्व करेंगे, वहीं तक सॉल्युबिलिटी ना जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी। ठीक, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की जब गैसेस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। ठीक, जैसे हमने उसमें बोला था बेटा फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को, सेम यहाँ पे भी फैक्टर्स हैं बेटा अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वही फैक्टर हैं जो हमने वहां पे पढ़े थे बेटा। ठीक, जो हमने वहां पे पढ़े थे वही फैक्टर है। पहला फैक्टर हमने वहां पे पढ़ा था नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही पढ़ना है बेटा, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। यहाँ पे हम ये बोलेंगे नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। वही बात याद रखनी है बेटा इसमें भी। वही बात याद रखनी, क्या याद रखनी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो हमने वहां पर पढ़ा था। देखो बेटा, इसमें जो हम कुछ गैसेज ले लें, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी गैसेस बेटा दीज आर नॉन पोलर गैसेस। सेम मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसमें कोई पोल नहीं बना हुआ, दैट्स वाई दीज आर नॉन पोलर। हमें पता है कि जो वाटर है दैट इज पोलर, स्ट्रक्चर भी की थी हमने वाटर की। इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, ये पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है। हमने बोला था कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। सो जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बहुत कम डिसॉल्व होते हैं वाटर में। ठीक है, डिसॉल्व हो जाते हैं बहुत कम। अगर इसको हम कंपेयर कर लें बेटा अमोनिया के साथ, HCl के साथ, SO2 के साथ, सो ये हाईली सॉल्युबल हैं इन वाटर। क्यों, अगेन इनमें पोलर नेचर प्रोड्यूस हो गया बेटा। ये वाटर के साथ इजीली कंबाइन कर लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा। HCl भी वाटर के साथ इजीली कंबाइन कर लेता है, SO2 भी वाटर के साथ इजीली कंबाइन कर लेता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। मतलब ये क्या हैं, ये सारे के सारे पोलर नेचर के हैं बेटा, और पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट वही जो पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट्स
जो गैसेज की बात कर रहे हैं हम ना, जो नॉन पोलर गैसेज हैं, जे वाटर के अलावा कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगी। ठीक, मतलब वही बात याद रखनी है यहाँ पे। सिंपल सा अंडरस्टूड है बेटा, अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, हमें पता है दोनों के दोनों एटम सेम है, सो इसमें पोल का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, पोल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई पोल नहीं बनेगा, सो दैट मीन दीज आर नॉन पोलर। सो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, दैट इज टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर बेटा। अब ये बोले बताओ, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, जब बेटा हम ना गैस को सॉल्वेंट में घोलते हैं, सॉल्यूशन बनता है, तो इसमें कुछ हीट भी इवॉल्व होती है। सो मतलब आपने ये बोलना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये रिएक्शन जो है दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, अगर इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इससे रिवर्स इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ली शैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है 1+1 में बेटा, कि ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हम कोई इफेक्ट इम्पोज करते हैं बाहर से, तो जो इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में चला जाता है जिसमें जिधर हमने कोई इफेक्ट इम्पोज किया है उसको इन्वर्स किया जा सके। पहले ही जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने और हीट देनी शुरू कर दी, तो रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मीन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी बेटा गैसेस की सॉल्वेंट में। सॉलिड के केस में हमने क्या बोला था, 3 बातें बोली थी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है कुछ में, जहाँ पे रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, डिक्रीज भी होती है जहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, और हमने भी बोला था कुछ इरेगुलर बिहेवियर भी शो करता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कुछ सॉलिड्स इरेगुलर बिहेवियर भी शो करते हैं। पहले टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है। उसको आप लेक्चर 6 में डिटेल से देख सकते हैं। सो मतलब सॉलिड से डिफरेंट हो गया। ठीक, ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, थर्ड। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है बेटा, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक, ये लिक्विड फेज है बेटा, और यहाँ पे ये वेपर है, ऊपर यहाँ पे वेपर है। ठीक है, जो सरफेस खाली है, ये सरफेस मैं बोल रहा हूँ खाली है, इसमें बहुत सारे वेपर्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे वेपर्स, हम इसको शो भी कर सकते हैं, ये डॉट्स के साथ शो कर दो कि ये वेपर्स हैं। जो लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है। ठीक, एक ही डायग्राम बनाई है हमने। नीचे हमने लिक्विड ले लिए और इसके ऊपर जो हैं वो सारे के सारे वेपर्स हैं। ठीक, अब इनमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है बेटा। ठीक है, ये लिक्विड है, ऊपर वेपर है, गैस है मतलब। ठीक है, इनमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा, कि जो लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वो वेपर हो सकता है वापस जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे,
तो ये कुछ ना कुछ वेपर्स आके सरफेस से भी टकराएंगे, और जो सरफेस से टकराएंगे वो हो सकता है उसमें घुल जाएं। ठीक, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी है जब इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है, डायनेमिक, कि लगातार वेपर इसमें से निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वापस नीचे आ रहे हैं। क्लियर? अगर हम क्या करें, अगर हम इसी सरफेस के ऊपर, मैं ये जो सरफेस ली हुई है ना, इस पर मैंने कोई वेट डाला और मैंने जो ये गैस वाला एरिया है ना इसको डिक्रीज कर दिया। बेटा ये तो लिक्विड है सारा, मैंने ये गैस वाले एरिया को डिक्रीज कर दिया, मैंने वेट यहाँ तक ले आया। पहले इतना एरिया था जिसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स थे, अब ये एरिया कम हो गया। इससे क्या हुआ बेटा, जितने हमने गैस के मॉलिक्यूल ऊपर ड्रॉ किए थे, मैं उतने ही ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप इस बात पे ध्यान रखो कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया, जो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले जाके स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, ओवर द सॉल्यूशन, वो कम एरिया में आके फिक्स हो गए। पर यूनिट वॉल्यूम जो गैसेस मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे थे सरफेस से लिक्विड की, वो इंक्रीज हो गए। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आके गैसेस के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा। ठीक है, इसमें उन गैसेस के मॉलिक्यूल को घूमने के लिए काफ़ी जगह थी, बहुत कम मॉलिक्यूल गैस के आके सरफेस से स्ट्राइक कर रहे थे। बट अगर हमने उस एरिया को ही डिक्रीज कर दिया बाय अप्लाइंग प्रेशर, सो वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल थे जो ऊपर घूम रहे थे, वो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए, इससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे इनसाइड द वाटर। ठीक, सो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक, सो ये था बेटा प्रेशर का फैक्ट। सो जो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, हमने प्रेशर की बात की, उससे रिलेटेड हम एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। दैट लॉ इज़ नोन एज हेनरीज लॉ। जी यही बता रहा है हमें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो कैसे प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो ये लॉ है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। द मास ऑफ द गैस, हमने यहाँ पे मास वर्ड यूज़ किया है, हेनरी ने इसको मास यूज़ किया, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे बाद में। डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, पर यूनिट वॉल्यूम, एक सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास गैस का डिजॉल्व हो जाएगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो मास ऑफ द गैस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। बेटा मैं प्रेशर यहां पे मिस कर गया, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। मास दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा प्रेशर। ये मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना है, यहाँ पर मैं यूज़ कर लिया k, इस k को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
मतलब हेनरी ने हमें ये एक रिलेशन दे दिया कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जो मैग्नीट्यूड है के का बेटा, ये डिपेंड करता है वही जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक, अच्छा, अगर हेनरी लॉ को हम जे मास को हम मान लें कि सॉल्युबिलिटी है, मास ही सॉल्युबिलिटी है ना, कितना मास ऑफ द गैस डिजॉल्व हुआ, एक्चुअली वॉल्यूम है, हम गैस के लिए वॉल्यूम यूज़ करते हैं। सो अगर हम मास को सॉल्युबिलिटी मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक, देखो डाल्टन ने भी उस टाइम इसी बात को कंक्लूड किया था बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, डाल्टन ने भी यही बोला था। अच्छा, अगर हम मोल फ्रैक्शन को x को मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी मान लें, तो हम मास की बजाय, जहां पे m की बजाय हम यूज कर लेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। सो जो मोल फ्रैक्शन है बेटा, दैट इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसको भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यहाँ पे साइन यूज करते हैं k डैश। k डैश भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो है वो हो गया 1/k नॉट x, k डैश x, और जो ये k डैश है अगर हम इसको मान लें के एच के बराबर, के एच इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट, इसे हम रिलेशन निकालेंगे, ये आ गया के एच इंटू एक्स, इसको इधर लिख रहा हूं के पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये एक रिलेशन आ गया बेटा। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, अगर हम दिस इज द प्रेशर, दिस इज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और के एच में हेनरीज कांस्टेंट में हमने एक रिलेशन निकालना है, कुछ वैल्यूज करेंगे, उससे हमें जो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर x की बात करें दैट विल बी इक्वल टू के एच इंटू पी। ये क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। अब ये देखो कि सॉल्युबिलिटी और हेनरीज कांस्टेंट में इनवर्स रिलेशन है बेटा। अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, के एच की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं बेटा। मैं गैस की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास गैस है हाइड्रोजन। ठीक, टेम्परेचर्स के दो हमने ले लिए केल्विन में। एक टेम्परेचर हम ले रहे हैं 293 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर ले रहे हैं 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो के एच की वैल्यू है फॉर हाइड्रोजन गैस, जो के एच की वैल्यू है वो है 69.16। इसको बार में मेजर करते हैं, ठीक है, और किलो बार में। ठीक, और 298 पे इसकी वैल्यू है 71.8। अब इसमें आपने एक रिलेशन देखना है बेटा, सिंपल। जे के एच की वैल्यू है, के एच की वैल्यू 69.16 293 केल्विन पे है, 71.8 298 केल्विन है। मीन्स
टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, KH भी इंक्रीज हो रही है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ गया, KH की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक, हमने पढ़ा अभी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी, क्या पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये याद रखना बेटा रिलेशन, ये जो रिलेशन आया हमारा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, हमने बोल दिया। KH की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, KH की वैल्यू ज़्यादा है, KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर? इससे रिलेटेड हम एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं बेटा। मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक एनिमल्स की, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी पानी का एनिमल है, वो विंटर में कंफर्टेबल है पानी में रहने में या समर में कंफर्टेबल है? देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना बेटा, उनको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जब समर सीजन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा पानी का, तो ऑक्सीजन उसमें कम डिजॉल्व होगी कि ज़्यादा डिजॉल्व होगी? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में और भी कम होगी। वो तो वैसे भी कम सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है ना? समर सीजन में पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। क्यों? रिलेशन बोल रहा है बेटा, टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम। इसका मतलब है समर सीजन में एक्वेटिक एनिमल के लिए पानी में रहना कंफर्टेबल नहीं है देन विंटर सीजन। विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, सो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कंफर्टेबली पानी में रह सकते हैं। ठीक, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हेनीलाज की कुछ एप्लीकेशंस हैं बेटा, सिंपल है कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं उससे हम उनके एप्लीकेशन में, एक तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में उसकी एप्लीकेशन ले सकते हैं, एक स्कूबा ड्राइविंग में हम उसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, स्कूबा ड्राइविंग में। और हाई एटीट्यूड पे भी प्रेशर कम हो जाता है, उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, एयर का प्रेशर कम होता है। सो वो सारी एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है, उसको आप इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट हम इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, रॉल्ट लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।